नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए खंड शिक्षाधिकारी परीक्षा 2020 के लिए वन एवं वन्यजीव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, आइए हल करते हैं, उनका अभ्यास करते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में, बी है 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में, सी है 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में, डी ऑप्शन है 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये तराई का क्षेत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, बिरोजा एवं तारपीन का तेल बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है साल की राल, दूसरा है चीड़ की राल, तीसरा ऑप्शन दे रखा है शीशम की राल, चौथा ऑप्शन है खैर की राल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीड़ की राल का प्रयोग किया जाता है। ये चीड़ का पेड़ होता है, उसी से प्राप्त किया जाता है। तो उसकी जो राल होती है उसका प्रयोग बिरोजा एवं तारपीन बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है खैर, दूसरा है तेंदू, तीसरा ऑप्शन दे रखा है बेंत और चौथा ऑप्शन दे रखा है गुरेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कत्था जो है वो खैर नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, वनों से होने वाले लाभों में से निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है आर्थिक आय का साधन, बी है रोजगार की प्राप्ति, सी है भूमि कटाव पर रोक, डी ऑप्शन दे रखा उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। आर्थिक आय का साधन भी हैं, रोजगार की प्राप्ति के लिए भी हैं, भूमि कटाव पर रोक भी ये लगाते हैं। आगे है, 9वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में समेकित वानिकी योजना किसके सहयोग से आरंभ की गई? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है विश्व बैंक के, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक के, सी ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक के, डी ऑप्शन दे रखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्व बैंक के सहयोग से वानिकी योजना जो थी, समेकित वानिकी योजना, ये प्रारंभ की गई थी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र तथा वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? देखिए, ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भी यही सोनभद्र ही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सोनभद्र। तो सोनभद्र जो है ये सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला भी है और सर्वाधिक क्षेत्र वाला भी है, चूँकि प्रतिशत वाला भी जिला यही है। जो 2019 की रिपोर्ट आई है, वन एवं वन स्थिति रिपोर्ट, इसमें भी ये सोनभद्र का ही नाम प्रथम आता है। उसके बाद में सबसे कम वन क्षेत्र वाला और सबसे कम प्रतिशत वाला जिला जो है वो संत रविदास नगर है। इसको भदोही नाम भी कहीं कहीं दिया होगा, भदोही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र तथा वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये संत रविदास नगर हो जाएगा। ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भी यही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देवदार, स्प्रूस व ओक के वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस वन प्रदेश में पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दे रखा है उष्णकटिबंधीय, दूसरा है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, तीसरा ऑप्शन दे रखा है उपोष्ण कटिबंधीय और चौथा ऑप्शन दे रखा है नम शीतोष्ण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नम शीतोष्ण प्रकार के जो वन होते हैं ये देवदार है, स्प्रूस है और ओक के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लागू स्मृति वन योजना का संबंध है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है चिड़ियाघरों के विस्तार से, दूसरा है अभ्यारण्य विकास से और सी ऑप्शन दे रखा है तीसरा अपने प्रियजनों की स्मृति में वृक्षारोपण, डी ऑप्शन है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में वृक्षारोपण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपने प्रियजनों की स्मृति में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आम, जामुन, पीपल व नीम के वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस वन क्षेत्र में मिलते हैं?
ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है उपोष्णकटिबंधीय वन प्रदेश, बी ऑप्शन है हिमालय के समशीतोष्ण वन प्रदेश, सी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश, डी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय कंटीली झाड़ियों के वन प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है कंटीली झाड़ियाँ, दूसरा है चीड़ के वन, सी ऑप्शन है शुष्क पर्णपाती वन, डी ऑप्शन है सवाना प्रकार की लंबी घास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुष्क पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है, जिला पंचायतों व नगर निगमों के नियंत्रण में रहने वाले वन कहलाते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं रक्षित वन, बी है राजकीय वन, सी दे रखा है सामुदायिक वन और डी दे रखा है आरक्षित वन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामुदायिक वानिकी के अंतर्गत ये वन आते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छादित है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा लखीमपुर खीरी, बी है सोनभद्र, सी है पीलीभीत, डी है चित्रकूट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोनभद्र। ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भी है, यही है सोनभद्र। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा बबूल है, बी ऑप्शन दे रखा मलतास, सी है नीम और डी ऑप्शन दे रखा यूकेलिप्टिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूकेलिप्टिस जो है वो पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है, इसको घातक सिद्ध हुआ है ये पर्यावरण के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दे रखा है 6, बी है 7, सी है 1 और डी ऑप्शन दे रखा है 4। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा नेशनल पार्क है जो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है रानीपुर वन्यजीव विहार, अगला प्रश्न दे रखा है कछुआ वन्यजीव विहार, सी ऑप्शन है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, डी ऑप्शन दे रखा है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कछुआ वन्यजीव विहार है, ये सबसे छोटा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दे रखा है 25%, बी ऑप्शन है 60%, सी ऑप्शन है 33.3%, डी ऑप्शन दिया है 50%। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 33.3% होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य वन नीति घोषित की गई? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 24 दिसंबर 1998 को, बी ऑप्शन है 27 दिसंबर 1998 को, सी ऑप्शन है 25 दिसंबर 1998 को, डी ऑप्शन दे रखा है 26 दिसंबर 1998 को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 27 दिसंबर 1998 को लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 25 अक्टूबर 1976 को, बी ऑप्शन है 25 नवंबर 1974 को, सी ऑप्शन है 25 नवंबर 1975 को, डी ऑप्शन दे रखा है 25 अक्टूबर 1974 को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 नवंबर 1974 को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र स्थापित हैं? ए ऑप्शन दिया हुआ है 15.5%, बी ऑप्शन है 16.5%, सी ऑप्शन है 6.88%, डी ऑप्शन दे रखा है 18.5%। तो इसमें जो 2019 की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार अब जो है, वैसे तो इसका आंसर ये वाला होता था, लेकिन अब इसका आंसर होगा 6.15%।
प्रतिशत पर ये भूभाग पर वन है। वन एवं वन वृक्षाच्छादित क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में वो कुल भूभाग का 6.15% पर है, ये नई रिपोर्ट के अनुसार है। अगला प्रश्न है, पुरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में विद्यमान है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है झांसी में, बी है कानपुर में, सी है आगरा में, डी है लखनऊ में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लखनऊ में ये स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है आजमगढ़, दूसरा है हरदोई में, तीसरा ऑप्शन दे रखा है प्रतापगढ़ में और डी ऑप्शन है बलिया में, यानी चौथा ऑप्शन दे रखा है बलिया में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बलिया में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 1987 ईस्वी में किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है सरयू एक्शन प्लान, बी है गोमती एक्शन प्लान, सी ऑप्शन है यमुना एक्शन प्लान, डी ऑप्शन दे रखा है गंगा एक्शन प्लान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि गंगा एक्शन प्लान। अगला प्रश्न दे रखा है बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है बस्ती में, बी है गोंडा में, सी उन्नाव में, डी फैजाबाद में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बस्ती में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी अभयारण्य स्थापित हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है 10, बी है 11, सी 13, डी है 14। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 13 पक्षी विहार हैं या पक्षी अभयारण्य स्थापित हैं। देखिए प्रदेश में जो है कुल 1 राष्ट्रीय उद्यान है, 2 प्राणी उद्यान है, 3 टाइगर रिजर्व हैं और 12 जो है वो वन्यजीव विहार हैं, 13 पक्षी विहार हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है सोनभद्र में, बी ऑप्शन है सोरो में, सी ऑप्शन दे रखा है इलाहाबाद जो प्रयागराज अब है, डी ऑप्शन दे रखा वाराणसी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि वाराणसी में कछुआ वन्यजीव विहार स्थापित है। अगला है पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है एटा ज़िले में, बी है इटावा ज़िले में, सी कानपुर ज़िले में, डी ऑप्शन दे रखा है उन्नाव ज़िले में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि एटा ज़िले में। अगला है सूची दी गई है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची ए है पक्षी विहार दिए हुए हैं, सूची बी में स्थान है। ए है नवाबगंज पक्षी विहार, दूसरा है ओखला पक्षी विहार, सी शमसपुर पक्षी विहार, डी है पार्वती अरंगा पक्षी विहार। इधर दे रखे स्थान है गोंडा और नाव गौतम बुद्ध नगर रायबरेली। तो देखिए इसका जो सही मिलान है वो इस प्रकार होगा, नवाबगंज पक्षी विहार जो है वो उन्नाव में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका दूसरा वाला ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उन्नाव में। और जो ओखला पक्षी विहार है ये गौतम बुद्ध नगर में है। और उसके बाद में जो शमसपुर पक्षी विहार है ये है रायबरेली में। बचता है पार्वती आरंगा पक्षी विहार, ये है गोंडा में। तो इसका जो इस हिसाब से इसका जो आप कूट में चयन होगा आंसर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ललितपुर में, बी है कालागढ़ में, सी दे रखा है इटावा में, डी है लखीमपुर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इटावा में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, बी है रानीपुर वन्यजीव विहार, सी ऑप्शन है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, डी है किशनपुर वन्यजीव विहार। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना जो है वो 1957 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, ये चंदौली में है। अगले प्रश्न है बेतीताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रतापगढ़ में, दूसरा है फैजाबाद में, तीसरा ऑप्शन दे रखा है गोंडा में और डी ऑप्शन है उन्नाव में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये प्रतापगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में लुप्त प्रायः वन्यजीव परियोजना किस वन में चलाई जा रही है?
ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है गोंडा, बी है कुसुम्भी, सी ऑप्शन दे रखा है कुकरैल, डी ऑप्शन है खीरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुकरैल में, कुकरैल वन में चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूरा रीछ तथा कस्तूरी हिरण कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है यमुना तराई क्षेत्र में, बी है शिवालिक पहाड़ियों में, सी दे रखा है उच्च हिमालय क्षेत्र में, डी ऑप्शन दे रखा है निम्न हिमालय क्षेत्र में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्च हिमालय क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? ये परीक्षा यूपीपीसीएस 2002 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है बबूल, बी है अमलतास, सी है नीम, डी ऑप्शन दिया हुआ है यूकेलिप्टिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूकेलिप्टिस। अगला प्रश्न है कथन ए दिया हुआ है, वन नवीनीकरण संसाधन है, बी कारण दे रखा है, आर ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो ये इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दे रखा है कूट से, ए और बी सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है, ए और आर सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, सी दे रखा है ए सही है, आर गलत है, डी दे रखा है ए गलत है, आर सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जो है पर्यावरण की गुणवत्ता से इसका संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले ऑप्शन दे रखे हैं 1952 में, बी है 1995 में, सी ऑप्शन दे रखा 2001 में, डी ऑप्शन है 2005 में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2001 में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। ये वृक्षारोपण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस जीव प्रजाति को विलुप्त तब माना जाता है? किसी जीव प्रजाति को तब माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवासों में नहीं देखी जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा 50 वर्ष पूर्व से, बी है 40 वर्ष पूर्व से, सी ऑप्शन दे रखा है 25 वर्ष पूर्व से, डी ऑप्शन दे रखा है 15 वर्ष पूर्व से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो 40 वर्ष पूर्व से ना देखी गई हो तो वो लुप्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है ए बबूल, बी है नीम, सी ऑप्शन है अमलतास, डी ऑप्शन दे रखा है यूकेलिप्टिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूकेलिप्टिस। अगला प्रश्न है, प्रदेश में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है गाजियाबाद में, बी ऑप्शन है गोंडा में, सी ऑप्शन दे रखा है रायबरेली में, डी ऑप्शन दे रखा है उन्नाव में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उन्नाव में। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है सांडी पश्चिम बिहार, बी ऑप्शन है क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार, सी ऑप्शन है समान पश्चिम बिहार, डी ऑप्शन दे रखा है सूर सरोवर पश्चिम बिहार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है समान पश्चिम बिहार, बी ऑप्शन है क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार, सी ऑप्शन दे रखा लाख बहोसी पश्चिम बिहार, डी ऑप्शन है सांडी पश्चिम बिहार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाख बहोसी जो है ये सबसे बड़ा है। देखिए इसका नाम जो है लाख से ही याद कर ले, लाख संख्या भी बड़ी होती है, तो ये सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, देखिए ये कुछ नई रिपोर्ट जो आई है वन स्थिति की 2019 में, उससे संबंधित हैं। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला, ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है।
ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है ए सहारनपुर, बी है खीरी, सी दे रखा है पीलीभीत, डी ऑप्शन दे रखा है मिर्ज़ापुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सहारनपुर जो है इसमें सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, लगभग 70% से ऊपर इसमें 2019 की रिपोर्ट में वन वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दे रखा है लखीमपुर खीरी, अगला दे रखा है बी सोनभद्र, सी दे रखा है पीलीभीत, डी दे रखा है मऊ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोनभद्र। ये प्रतिशत वाला ज़िला भी यही है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई है 2019 की, इसमें भी सोनभद्र जो है वो वन क्षेत्र में भी सबसे आगे है, अधिक वन क्षेत्र यहाँ पर है, और प्रतिशत में भी यही है। प्रतिशत में वन क्षेत्र जो है पहला नंबर जो है वो प्रथम स्थान जो है वो सोनभद्र का है। उसके बाद में आता है दूसरे नंबर पर है खीरी, ये दूसरे नंबर पर है। उसके बाद में तीसरा नंबर जो है वो मिर्ज़ापुर का है, मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वनों में सर्वाधिक कमी दर्शाने वाला जिला है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है कांसी रामनगर, दूसरा है मैनपुरी, और सी ऑप्शन दे रखा है खीरी, डी ऑप्शन दे रखा है मऊ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कांसी रामनगर जो है इसमें सबसे कम वृद्धि जो है दर्ज की गई है, ऋणात्मक वृद्धि दर कहनी चाहिए, ऋणात्मक वृद्धि दर यहाँ पर दर्ज की गई है। तो -19.20% के आसपास करीब यहाँ पर वन में कमी आई है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकें।